हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके एजुकेशन प्रोविंस में। तो आज का हम नया लेसन शुरू करेंगे इंटीग्रेशन से। जी हाँ, इससे पहले वाले लेसन में हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के बारे में। आखिर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी दिए थे और उम्मीद करता हूँ कि आप उसे सही से सॉल्व कर पाए होंगे। तो आज का इंटीग्रेशन लेसन शुरू करने से पहले मैं और 2-3 प्रॉब्लम करना चाहता हूँ डेरिवेटिव का, और उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर एक वैल्यू निकालेंगे, पर्टिकुलर पॉइंट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे, जो कि फिजिक्स में बहुत हेल्पफुल होगा आपको। उस टाइप के प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनिए। तो पहला हम प्रॉब्लम करते हैं। सपोज y इक्वल्स टू सपोज आपको प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 एट x इक्वल्स टू 2। समझ में आया? तो इसको हम कैसे करेंगे? तो पहले y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5, पहले हम सिंपली इसको सॉल्व कर देते थे, उसका डेरिवेटिव निकाल देते थे। बट यहां पर क्या है, एक पॉइंट में उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो वहां इस वैल्यू को हम आखिर में पुट करेंगे। पहले जैसे नॉर्मली हमको निकालना होता था डेरिवेटिव, सेम प्रोसेस से हम उसे निकालेंगे। तो दोस्तों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सबका डेरिवेटिव अलग अलग निकालना है हमें। x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब प्लस 3 टू जा 6x, 5 का डेरिवेटिव 0। अगेन dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू 2। तो क्या करना है, सिंपली x के जगह में 2 का वैल्यू पुट कर देना है। टू का क्यूब हो गया कितना, 8, 8 4 जार 32, तो ये 44 जो आया, एक पर्टिकुलर वैल्यू आया डेरिवेटिव का। समझ में आया? तो आप इसको लिख लीजिए। देन और 1-2 प्रॉब्लम करते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। दोस्तों आइए और एक प्रॉब्लम करते हैं। y इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। फाइंड dy बाई डी एक्स, किसका निकालना है? y का साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। सिंपली क्या करना है, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो अगेन ये हो गया प्लस साइन एक्स। सो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2 हो गया कॉस पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2। तो अब बताइए, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0, साइन 90 का 1। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो एक मैंने किया अलजेब्रिक फंक्शन का, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, देन और एक प्रॉब्लम करते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन में, देन उसके बाद हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। और एक प्रॉब्लम करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू ln x माइनस 1 बाय एक्स एट x इक्वल्स टू e।
ln x का डेरिवेटिव 1/x माइनस 1/x का डेरिवेटिव, जैसे इसको क्या करते हैं हम x⁻⁻1 करके निकाल सकते हैं। हालांकि इसको मैंने आपको बताया था एज ए फॉर्मूला के तौर पर, आप इसको याद कर लीजिएगा। जैसे √x का डेरिवेटिव 1/2√x, 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। ठीक है, तो x² गया LCM, तो क्या बचा अब x + 1/x²। तो at dy/dx at x = e + 1/e²। तो ये था डेरिवेटिव का कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालना डेरिवेटिव। ओके, तो फ्रेंड्स आइए अब शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। तो जैसे कि मैंने पहले से बताया था, इंटीग्रेशन क्या है, जस्ट ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। तो आइए शुरू करते हैं इंटीग्रेशन। इसका सिंबल होता है ऐसे, कहीं पर इस टाइप का अगर सिंबल आपको दिखा तो यह है इंटीग्रेशन। तो जैसे मैं बताया था dy/dx, और सपोज पहले हम ले जाते हैं कोई फंक्शन f(x), तो d/dx ऑफ f(x), जैसे मैं बताया था आपको कोई भी फंक्शन का डेरिवेटिव को f(x) भी लिखते हैं। तो सपोज एक फंक्शन है f(x), उसका डेरिवेटिव होगा क्या, d/dx ऑफ f(x), सपोज निकला f(x). ठीक है, तो इसका ऑपोजिट केस क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx = f(x) + c। ये c बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये c क्यों लगता है मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। जस्ट जैसे सपोज sin x, उसका डेरिवेटिव हुआ cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x। ओके, तो अब इसके कुछ फॉर्मूला हम देखेंगे। जैसे जो प्रोसेस था वहां पर फॉर्मूला हम जैसे देखे थे, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा यहां पर। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx, वहां पर क्या होता था डेरिवेटिव, x⁻n का n सामने आ जाता था, x⁻n-1, तो यहां पर हो जाएगा x⁻n+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c का मैं समझाऊंगा आपको, घबराने की कोई बात नहीं है। ये है उसका फॉर्मूला। इसको हम एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सपोज निकालना है x² dx, तो फॉर्मूला आप पुट कर लीजिए, x³/3, जो पावर निकलेगा उसको नीचे ही डिवाइड कर देना है, प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ dx x⁻²/-2, क्योंकि यहां पर प्लस होगा, वहां माइनस होता था, और वहां सामने मल्टीप्लाई होता था, यहां नीचे डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका ऑपोजिट करके देखते हैं। अब तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा, देखिए x² dx था, उसका इंटीग्रेशन निकला ये, तो x³/3 प्लस c का डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, 1/3 कांस्टेंट है, x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, 3 × x² प्लस c का डेरिवेटिव 0, x² निकला ना आपका x²। अब देखिए मैं क्यों इसको बताया, c के बारे में अभी समझाता हूं। देखिए जैसे
एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और सपोज हम एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालते हैं तो होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव ये भी होगा 3x स्क्वायर, क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव भी होता है 0। एक्स क्यूब माइनस 100 है, उसका डेरिवेटिव भी होगा 3x स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट है उसका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है। अगर यहां पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो कोई भी कांस्टेंट है उसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पर वैल्यू इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम जब रिवर्स प्रोसेस करेंगे, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या निकलेगा, एक्स क्यूब, इसका भी एक्स क्यूब, इसका भी एक्स क्यूब। बट अगर हम इसका निकालना है, अगर इसका निकालना है तो यहां पर जो फैक्टर रह जा रहा है कांस्टेंट, उसके लिए हम ले रहे हैं सी। हालांकि सी कहीं जीरो भी निकल सकता है। तो ये जो इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं, जो सी जहां पर यूज हो रहा है उसको बोलते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और जहां पर्टिकुलर निकलेगा, सी अगर नहीं लगना है, वहां हम लिमिट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। जहां डेफिनाइट वैल्यू निकलता है इंटीग्रेशन का, उसको हम देखेंगे। पहले आप ये सब नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे सी क्यों लगता है। क्योंकि, और फिर से एक बार समझाता हूं आपको, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर है, एक्स क्यूब प्लस 2 का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर है, एक्स क्यूब माइनस 100 का डेरिवेटिव भी 3x स्क्वायर है। तो जैसे मैं बताया कि डेरिवेटिव का ऑपोजिट प्रोसेस इंटीग्रेशन है, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको सिर्फ यही मिलेगा ना, तो ये सब तो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम ये जो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए सी का यूज करते हैं, ताकि ये सी हमें वो पर्टिकुलर कांस्टेंट का वैल्यू दे पाए। इसीलिए सी को इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। और ये जहां यूज कर रहे हैं हम, सिर्फ यहां सिंपल है, कहीं पर ऊपर नीचे अगर वैल्यू लिखा गया है तो वो डेफिनाइट वैल्यू निकलेगा, वहां पर सी नहीं लगेगा। यहां पर नहीं लिखा है, ये इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। उसको मैं बताऊंगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या है, इनडेफिनाइट। ये अभी इनडेफिनाइट पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिए, देन आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं और भी फॉर्मूलाज। अब फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं और दूसरा फॉर्मूलाज जो है, जो यूज होगा इंटीग्रेशन में। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो पहले याद करिए साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता था माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये निकला। उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस सी। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता था कॉस एक्स। मतलब जिसका इंटीग्रेशन निकालना है तो पहले आपको सोचना पड़ेगा वो किसका डेरिवेटिव है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा tan x प्लस सी। cot x का डेरिवेटिव होता था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। sec x का डेरिवेटिव क्या होता था, sec x इंटू टेन एक्स। तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x प्लस सी। माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो फ्रेंड्स जैसे कि ln x का डेरिवेटिव होता था 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln x प्लस सी।
इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx e टू द पावर x प्लस c। मैंने बताया था e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e टू द पावर x होता है एंड इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x होता है। अभी इस लेसन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, जब हम डेरिवेटिव्स के कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे तो 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x²। तो 1/x² का इंटीग्रेशन होगा -1/x प्लस c। जैसे √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x, तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x। समझ में आया? इसी तरह से ये सब फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे और एक याद करिए आप, a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या था, a टू द पावर x ln a। दैट इंप्लाइज a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बाय ln a। जैसे e टू द पावर x का डेरिवेटिव था e टू द पावर x ln e, तो ln e का वैल्यू 1 हो जाता था। सेम यहां पर भी अगर e टू द पावर x का इंटीग्रेशन यूज करेंगे e टू द पावर x बाय ln e यानी 1। एग्जाम्पल कुछ लेते हैं अब। इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू द पावर x dx, 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय ln 2 प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ, यहां भी वही सेम चीज है, इसको हम सेपरेट नहीं लेंगे। जैसे वहां पर अलजेब्रा क्या था, अगर दो फंक्शन ऐड होकर है या वो लोग का माइनस होकर है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन फॉर्म में अगर लिखे गए हैं तो वहां डायरेक्टली इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालते थे, यहां पर भी सेम होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के लिए वो सेपरेट फॉर्मूला है, वो हम डिटेल्स जब पढ़ेंगे इंटीग्रेशन तब उसको देखेंगे। तो फिलहाल हालांकि अभी के लिए हमको देखना है सिर्फ प्लस और माइनस होकर अगर कुछ फंक्शन है तो सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकलेगा। x² + 1 + e टू द पावर x dx, तो x² का इंटीग्रेशन प्लस 1 का इंटीग्रेशन, सपोज इसको माइनस कर देते हैं हम, माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन। x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³/3 प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस e टू द पावर x प्लस c। ठीक है, अगर कहीं भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट नहीं है तो c वहां पर लिखना मत भूलिएगा, बिकॉज c यहां पर क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक डेफिनाइट एक इनडेफिनाइट। तो अभी हमने जो देखा वो था इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, अभी करेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अगर इंडेफिनाइट है तो यहां पर सिर्फ इंटीग्रेशन रहेगा और हमको प्लस c लिखना पड़ेगा, ये चीज आप याद रखिए। एंड डेफिनाइट में क्या रहेगा, यहां लोअर लिमिट अपर लिमिट, एक लिमिट दिया रहेगा, कुछ वैल्यू दिया रहेगा, उसको आप लिखना है। इसको नीचे वाला को बोलते हैं लोअर लिमिट, ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो फाइनली हम जो सॉल्व करते हैं, जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालते हैं वैसे ही यहां पर निकालना है। जैसे डेरिवेटिव में करते थे फाइनली वैल्यू पुट करते थे, सेम चीज यहां भी करना है। बट इसका जो वैल्यू निकलेगा पहले पुट करेंगे हम लोग क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसका फाइनल वैल्यू निकलेगा। इसका एग्जांपल हम लेकर इसको देख लेंगे, कुछ एग्जांपल्स कर लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा बेसिक क्लियर। ओके, तो आइए अब देखते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं पहले। ये एक सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशन है, यहां पर क्या करना है, लिमिट पुट करना है। सपोज आपको निकालना है 1 से 2 के बीच में। इस टाइप का अगर कहीं आपको एक्सप्रेशन है
तो आप निकाल सकते हैं इसको। जैसे पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन निकालते हैं, सेम करना है आपको। एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 का 3x 1 और 2। क्योंकि इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं तो फिर से सिंबल देने की जरूरत नहीं है। हम साइड में इस तरह से एक क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट देकर हम लिखते हैं वैसे। 2 कैंसिल हो गया। अब क्या करिए, जैसे मैं बताया था अपर लिमिट सब में पुट करना है माइनस लोअर लिमिट सब में पुट करना है। तो ये हो गया 8/3 प्लस 4 प्लस 6 माइनस 1/3 प्लस 4। तो ये क्या निकला 10 प्लस 8/3 माइनस 1/3 माइनस 4। तो 10 माइनस 4 हो गया 6 और ये दोनों माइनस हो गया तो बचा 7/3। 18 प्लस 7/3। तो फाइनल आंसर निकला 25/3। और एक प्रॉब्लम करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx लिमिट 0 टू π/4। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस π/4 माइनस ये पहले हम पुट कर लिए, टोटल एक्सप्रेशन में माइनस लगा है तो टोटल एक्सप्रेशन में हम पुट किए क्या π/4 देन माइनस फिर 0 पुट करना है माइनस कॉस 0। कॉस π/4 का वैल्यू कितना होता है π/4 यानी 45। कॉस 0 का वैल्यू 1। तो ये निकल गया √2 माइनस 1/√2। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आप सबका इंटीग्रेशन भी क्लियर हो गया होगा। ये सब बेसिक चीज है जो आपको अभी फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हेल्पफुल साबित होंगे। तो मैं अभी आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम देता हूं तो आप घर में उसे सॉल्व करिए। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x limit from 0 to π/2। इंटीग्रेशन ऑफ x minus 1/x dx limit from 1 to e। इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x plus 2 plus x from 0 to 2। तो मैंने आपको 3 डेफिनाइट इंटीग्रेशन एंड 2 इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन का आपको प्रॉब्लम दिया है, तो इसे आराम से आप सॉल्व करिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। तो फ्रेंड्स हमने पढ़ा अभी तक डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो आपके मन में सवाल जागता होगा कि ये सब यूज़ कहाँ होगा, तो इनकी एप्लीकेशन क्या क्या हैं। तो अभी इंटीग्रेशन हमने पढ़ा तो इसका एप्लीकेशन मैं बता देता हूँ। इसका सिंपल एप्लीकेशन है एरिया अंडर द कर्व। कोई भी इक्वेशन होता है अगर उसको हम क्या करेंगे ग्राफिकली प्लॉट करेंगे तो एक कर्व बनेगा, उसके अंडर में कितना एरिया है वो हमको देता है इंटीग्रेशन। जैसे सपोज ये कर्व है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसके अंडर में जो एरिया है
ये एरिया है, तो ये निकलेगा इंटीग्रेशन से। तो ये आपको एरिया पार्ट कौन देगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर जहां से जहां तक सपोज इतना एरिया निकालना है तो यहां से आप इसका वैल्यू, सपोज ये है 3x इक्वल्स टू है 4, तो ये लिमिट पुट कर सकते हैं 3 to 4। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो सिंपल एप्लीकेशन क्या है हमारा इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन ऑफ एनी कर्व गिव्स द एरिया अंडर दैट कर्व। ओके, अब क्या है? डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, तो उनमें से कुछ एप्लीकेशन जो यहां पर यूज होंगे वो मैं आपको बताता हूं। पहला हो गया क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा जो है आपका रेट ऑफ चेंज। ये ज्यादातर आपका यूज होगा यहां पर। और भी इसके एप्लीकेशन है, एरर फाइंडिंग हो गया, कोई फंक्शन कहां पर मैक्सिमम है, मिनिमम है, कौन सा फंक्शन इंक्रीजिंग है, कौन सा डिक्रीजिंग है, ये सब हम मैथमेटिक्स में डिटेल्स में पढ़ेंगे। हालांकि उससे पहले ये दो चीज यहां पर यूज होगा फिजिक्स में। रेट ऑफ चेंज तो आपको पता होगा, जैसे आप पढ़े होगे हमारा जो क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो वहां पर आएगा रेट ऑफ चेंज। ओके, उसी तरह स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप मतलब क्या? कोई भी कर्व अगर है तो उसका अगर सपोज ये एफ एक्स है तो उसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या देगा? उसका टेंजेंट का हमको स्लोप देगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप मतलब क्या था? टेन थीटा। स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये जो स्लोप का मतलब क्या है? टेन थीटा, जो आप पढ़े थे। स्लोप का डेफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट ऑफ द एंगल फॉर्म्ड बाय एनी लाइन विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन जितना एंगल करता है उसका हम टेन वैल्यू लेना है। टेंजेंट जिसको हम शॉर्ट में टेन बोलते हैं। तो अगर सपोज एंगल है थीटा, तो टेन थीटा जो लेते हैं वो होता है उसका स्लोप। इनडायरेक्टली अगर कोई कर्व है उसका डेरिवेटिव हम निकाल देते हैं तो उससे क्या मिल जाता है हमको? उसका स्लोप मिल जाता है हमको, उसके टेंजेंट का। समझ में आया? एंड नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा? वहां पर नॉर्मल का स्लोप कैसे निकलेगा? ये सपोज m है तो ये हो जाएगा, सपोज ये हो गया m डैश, तो m इंटू एम डैश होता है -1। मतलब दो लाइन जब आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो दोनों का स्लोप मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? -1 होता है। तो m डैश निकल जाएगा 1 - 1/m। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना होता है? सॉल्व करना होता है। तो ये सब यूज होगा कहाँ? जब फिजिक्स में यूज होगा मैं आपको बताऊंगा, तब इसको फिर आगे हम पढ़ेंगे। तो ये था इतना अब तक का आपका डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का बेसिक, जो आपके लिए अभी फिलहाल के लिए बहुत ज़रूरत है। तो इसके ऊपर आप काम करिए, कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करिए, मैंने जो दिया, या फिर अपने किताबों से निकाल कर सॉल्व करिए। और वेट करिए हमारे आने वाले वीडियो का, जिसमें हम क्या देखेंगे? फिजिक्स के कुछ फंडामेंटल। नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं जिसको हमको कवर करना है फिजिक्स के अंडर में, और इसके अलावा हमें कौन कौन से बेसिक चीज़ जानना है फिजिक्स का। ये था मैथमेटिक्स पार्ट जो हम ख़त्म कर चुके। ये सब बेसिक मैथमेटिक्स है जो फिजिक्स में आपको हेल्पफुल होगा। अभी हम देखेंगे कुछ बेसिक फिजिक्स आने वाले क्लासों में। तो ये दूसरा पार्ट था। अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट में आपका बेसिक इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो थैंक यू, हमारे साथ जुड़े रहिए, और लोगों को भी हमारे साथ जोड़िए, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिए, उनके साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, हमारे साथ जुड़ें और ये नॉलेज गेन कर सकें। थैंक यू।